हेलो स्टूडेंट, जैसा कि कल हमने पढ़ा था द्विघात बहुपद के हम शून्यक कैसे निकालते हैं और उन शून्याकों का गुणांकों के साथ संबंध की सत्यता की जांच कैसे करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि अगर हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो उससे हमें द्विघात बहुपद कैसे बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें हमारे पास एक फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद बनाने का कि अगर आपको द्विघात बहुपद का योग दिया है, योग को हम अल्फा प्लस बीटा भी मान सकते हैं या बी भी मान सकते हैं। गुणनफल दिया है उसको हम अल्फा इंटू बीटा मान सकते हैं या सी ले सकते हैं। ये एक तरीके से सिंबल है उसको शो करने का, दिखाने का कि योगफल को हम इससे दिखा सकते हैं और गुणनफल को हम इससे दिखा सकते हैं। तो अगर हमारे पास शून्यकों का योग और गुणनफल है तो हम इस फॉर्मूले के सहायता से हम द्विघात बहुपद बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ठक में लिखना है शून्यकों का योग गुणा में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अगर हम योग को अल्फा प्लस बीटा लें तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ठक में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस गुणनफल की जगह आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। या दूसरा जो सिंबल हमने लिया हुआ है कि योग को अगर हम b मानते हैं तो फिर फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और गुणनफल की जगह आ जाएगा c। तो हम इस फॉर्मूले की सहायता से द्विघात बहुपद बना सकते हैं। ये हमने प्रश्नावली के सवाल दिया है। दूसरा सवाल उसमें लिखा हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग व गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं। इस क्रम से पे ध्यान देना है। इस क्रम से मतलब होता है कि दो मान अगर दिए गए, एक पहले मान होगा एक दूसरा मान होगा, तो हमें देखना है कि ऊपर क्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर कह रहा है योग व गुणनफल क्रम से, योग व गुणनफल क्रम से, तो इसका मतलब क्या होगा कि पहला जो मान होगा वो योग का होगा और दूसरा जो मान होगा वो गुणनफल का होगा। जैसे ये हमारे पास कई पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में 1/4 कोमा माइनस 1 अंडर रूट 2 कोमा 1/3 0 अंडर रूट 5 1 कोमा 1 माइनस 1/4 कोमा 1/4 और ये 4 और 1। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो मान दिए गए हैं। तो पहला जो मान है वो चूंकि पहले योग दिया है तो पहला मान योगफल का है और दूसरा मान गुणनफल का। तो इस पहला पार्ट हम हल करते हैं। शून्यकों का योग हमारे पास हो गया 1/4, इसको हम अल्फा प्लस बीटा या बी मान सकते हैं। गुणनफल हो गया हमारे पास -1, इसको हम अल्फा इंटू बीटा या सी मान सकते हैं। द्विघात बहुपद बनाना है, इसका फॉर्मूला हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर जुगा तो ये माइनस जुगा तो कोष्ठक शून्यकों का योग कितना क्या है 1/4, तो कोष्ठक में आ गया 1/4 इंटू में एक्स प्लस गुणनफल कितना दिया है -1। अब चूंकि यहाँ पर प्लस है और ये संख्या माइनस की, तो इसके लिए हमने इसे कोष्ठक में लिख दिया। अब इन कोष्ठक को हटा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4x और ये देखो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस। तो हमारा द्विघात बहुपद बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1। अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और बदलाव कर सकते हैं इसमें कि पूरे बहुपद को 4 से गुणा करते हैं, क्योंकि बटे में 4 है तो फिर ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x और -4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया द्विघात बहुपद हो गया। इसी से रिलेटेड एक पार्ट और करते हैं हम, थर्ड पार्ट में भी यही दिया गया है कि शून्यकों का योग 0 दिया गया है, गुणनफल जो है अंडर रूट 5 दिया है। इसको हम अल्फा प्लस बीटा या बी मान सकते हैं और गुणनफल को हम अल्फा इंटू बीटा या सी मान सकते हैं। फॉर्मूला हमने लिखकर द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो योग की जगह हम अल्फा प्लस बीटा रख सकते हैं और गुणनफल की जगह अल्फा इंटू बीटा, या योग की जगह हम बी रख सकते हैं और गुणनफल की जगह हम सी रख सकते हैं। ठीक है, किसी एक को लिखना है, ऐसा जरूरी नहीं कि तीनों लिखना है, या तो आप ये लिखो या ये लिखो या ये लिखो। ठीक है, किसी एक को लिखने से काम चल जाएगा, जरूरी नहीं कि आपको तीनों फॉर्मूले लिखने हैं। ये सिर्फ एक समझाने का तरीका है कि हम इसको इस रूप में भी लिख के काम कर सकते हैं, इस रूप में भी लिख के काम कर सकते हैं और इस रूप में भी लिख के काम कर सकते हैं। बस हमने योग की जगह योग का मान रखा और गुणनफल की जगह गुणनफल का मान रखा।
और हम सब जानते हैं कि 0 की गुना किसी के भी साथ होगी तो उसका पूरा मान क्या हो जाएगा 0, और ये √5 होगा तो और यहाँ पर बच गया x², 0 को जोड़ दिया घटा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बन गया x² प्लस √5। ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद। अब इसी से संबंधित बाकी जो पार्ट बचे हुए इस दूसरे सवाल के, ये आप स्वयं करोगे होमवर्क के रूप में। अब इसके बाद जो अगली प्रश्नावली है उस पर पहुंचने से पहले हमें इन बातों का ज्ञान होना जरूरी है कि अगर हम समान चरों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो उसका तरीका क्या है, कि अगर हमारे पास चरों को जोड़ा गया है तो उसको कैसे जोड़ेंगे हम, घटाया गया है तो कैसे घटाएंगे, गुणा की गई है तो कैसे कराएंगे, मतलब इनके जोड़ने के, घटाने के, गुणा करने के, भाग करने के नियम क्या है, इसको समझना जरूरी है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले जोड़ के बारे में बताया। यहाँ लिया हमने x + 2x + 4x, इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका क्या है, अगर हमारे पास समान चर है, समान चर से मतलब है या तो सारे x हो या y हो या s हो या t हो, जैसे भी है तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, जो चर है वो तो हमारा झुका तो रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। और जोड़ने के लिए हमें गुणांकों को जोड़ना है। इसका गुणांक 1 है, इसका 2 है, इसका 4 है। 4 4 और 2 6 हो जाएगा और 1 कितना हो जाएगा 7। तो गुणांक आ गया 7 और जो चर था वो हमारा जुगा जोड़ा। ऐसे ही एक y के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं चूंकि चर क्या है, y है तो y लिख दिया। अब इनके गुणांकों को जोड़ लेंगे, 3 और 4 7, 7 और 7 14। तो ये जोड़ने का नियम है कि जोड़ने के लिए जब हम समान चरों को जोड़ेंगे तो उनके गुणांकों को जोड़ के खाली उस चर को लिख देंगे जिस चर में मान दिए गए। घटाने का नियम भी वही है, बस यहाँ पर चिन्ह का फर्क हो जाएगा। घटाने के लिए भी हम क्या करेंगे, गुणांकों को घटाएंगे, हमारा चर जो है झुका तो रहेगा। जैसे लिखा हुआ है 10x - 7x, तो x हमारा झुका तो है, हमने 10 में से 7 घटा दिया, कितना बचेगा 3। ऐसे ही 4x - 8x, चर हमारा झुका तो x है। अब देखो 4 प्लस का है, 8 माइनस का है। घटाने का तरीका होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर क्या बच गया, -4। अब ये गुणा करने का तरीका है, इसको समझना है, गुणा को और भाग को। गुणा करने का तरीका क्या है कि अगर हम समान चरों की गुणा करते हैं तो चर हमारा झुका तो रहेगा, उनकी घातें आपस में जुड़ जाएगी। उदाहरण के तौर पे मैंने दिखाया है x गुणा x² गुणा x की घात 3। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसकी घात 1 है, तो चर हमारे पास x है तो हमने x रखा झुका तो। अब घात चूंकि गुणा में तो घात इनकी क्या होगी, जुड़ जाएगी। 3 और 2 कितनी हो जाएगी, 5, 5 और 1 6, तो x की घात कितनी हो जाएगी 6। अगर इन चरों के साथ गुणांक भी दिए गए हों कुछ, जैसे ही इसमें दिखा रखा है 2x गुणा 3x² गुणा 4x की घात 3, तो चर तो हमारा x झुका तो रहेगा। पहले हम क्या करेंगे, इनके गुणांकों की गुणा कर लेंगे। 2 3 6, 6 चौक 24। अब गुणा कर, अब चलो अब घात क्या है, घातों के लिए क्या कर देंगे, इन्हें जोड़ देंगे। 3 और 2 5 और 1 घात आ गई 6। तो ये गुणा का नियम है कि अगर हमें समान चरों की गुणा करनी है तो गुणा करने में क्या होगा, चर हमारा झुका तो रहेगा और उनकी घातों को हम जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, कहने का मतलब हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, x ऊपर घात 1 + 2 + 3 और बराबर में क्या आ जाएगी x की घात 6। इसको ऐसे भी देख सकते हैं 24x 1 + 2 + 3 बराबर आ गया 24x की घात 6। ठीक है, तो समान चरों की अगर हमें गुणा करनी है तो चर हमारा झुका तो रहेगा और उनकी घातें जो है आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी। भाग में क्या होगा, भाग में भी वही बात रहेगी कि जिन चरों की समान चरों को अगर हमें भाग करनी है तो चर हमारा झुका तो रहेगा, ऊपर की घात में से नीचे वाली घात को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। जैसे यहाँ पर x की घात 6 को भाग दिया गया है x की घात 2 से, तो चर तो हमारा झुका तो है, तो यहाँ पर क्या होगा 6 घात ये है और भाग कितनी घात से हो रही है, 2 घात से, तो 6 में से 2 घात घटा दो, कितनी बचेगी 4 घात। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिखा था 6x की घात 7 और 2x की घात 4, तो ये 6 गुणांक है, ये 2 गुणांक है, तो पहले तो गुणांक को भाग कर देंगे हम, 2 दिया 6। अब यहाँ देख सकते हैं हम 7 घात है, नीचे 4 घात है, तो x तो हमारा चुका तो रहेगा चर। अब 7 घात में से 4 घात घटा दो, कितना बचेगा
एक और दिखाया गया वाई चर में 10y की घात 9 और 5y की घात 5। तो पहले तो गुणांक को भाग कर देंगे, 10 को 5 से भाग करिए, 5 दूनी 10। और देखो यहाँ पर y की घात 9 है और यहाँ पर y की घात 5 है, मतलब 9 घात को 5 घात से भाग हो रही है, तो y तो चुका तो रहेगा और 9 घात में से कितनी घात घट जाएगी, 5 घात। तो क्या बच जाएगा, 9y की घात 4। तो ये समान चरों को जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग करने के नियम, जो आगे वाली प्रश्नावली है 2.3 उसमें इनका बहुत ज्यादा प्रयोग है। अगर हमारी ये बात समझ में आ गई तो हम आगे की जो बाकी प्रक्रिया है, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करना कैसे करना है, भागफल निकालना है, शेषफल निकालना है, तो अगर हमारे ये समझ में आ गया तो हमारी भाग की जो प्रक्रिया है उसको करना आसान हो जाएगा। आशा करूंगा कि आपकी समझ में आ गया होगा और होमवर्क आप कर रहे होंगे अपनी कॉपी में, जो गृह कार्य की कॉपी है, और फिर कॉपी का काम फिर कॉपी में कर रहे होंगे। अगर इसमें किसी भी छात्र को कोई दिक्कत होती है तो मुझसे फीडबैक में पूछ सकता है। उम्मीद करूंगा कि इसको आप ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।